नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासनिक ढांचे का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में महारानी विक्टोरिया द्वारा एक चार्टर के अधीन की गई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोपीय देशों के साथ व्यापार पर मोनोपोली या एकाधिकार की प्राप्ति हुई। 16वीं सदी में पूरे विश्व में यूरोपीय राष्ट्रों में पुनर्जागरण चल रहा था और उसी के तहत विभिन्न राष्ट्रों में ये धारणा बन चुकी थी कि जिस राष्ट्र के पास अधिक पैसा है, अधिक संपत्ति है, वही राष्ट्र सशक्त होगा। और 16वीं 17वीं सदी में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पुर्तगाल, डच, स्पेन, फ्रांस, इन सभी यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया गया और इसी कड़ी में भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आरंभ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सभी अधिकार दिए गए जो किसी राज्य के पास होते हैं, जैसे न्याय करने का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, किसी को दंड देने का अधिकार, विभिन्न राज्यों के साथ संधि का अधिकार। लेकिन 1600 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति एक क्षेत्र विहीन राज्य के रूप में हुई थी। एक ऐसा राज्य जिसको राज्य की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उसके पास क्षेत्र नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीतिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए 1757 में प्लासी की लड़ाई को जीता, 1764 में बक्सर के युद्ध को जीता और उसके उपरांत 1765 में जो लॉर्ड क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। और इस तरीके से बंगाल में एक द्वैध शासन प्रणाली का विकास हुआ। द्वैध शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें दायित्व किसी के पास होता है और अधिकार किसी के पास होता है। बंगाल में सारा दायित्व बंगाल के नवाब के अधीन किया गया, लेकिन अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, चाहे वो दीवानी का अधिकार है, फाइनेंशियल अधिकार हैं या सेना के नियंत्रण का अधिकार है। ये सारे कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सलाह से होते थे। और 1762 से 1772 तक जो इस द्वैध शासन प्रणाली के अधीन कंपनी के अधिकारियों ने भारत से खूब व्यापार किया और जो भ्रष्टाचार था पूरे अपने चरम पर था। बहुत सारे नजराने लिए गए, लगान अधिक मात्रा में वसूल किया गया, जो किसानों की माली हालत थी उनकी दुर्दशा हो चुकी थी और भारत है ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट का अड्डा बन चुका था। ऐसी स्थिति में अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ें उठने लगी थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच गया है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है कि वो उसके अंदर हस्तक्षेप करे। 1600 से 1757 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सभी अधिकार दिए जो एक राज्य के पास हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया, अब उसके ऊपर धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। और पहला मांग उन्होंने 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी से की कि उसकी जो वार्षिक आय थी, सालाना इनकम थी 40 लाख पाउंड, उसका 10% हिस्सा शेयर वो ब्रिटिश ट्रेजर में, ब्रिटिश कोष में जमा करवाए। और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के कारण व्यापारियों की आकूत
संपत्ति जो लूट रहे थे, अपना विकास कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिये पर पहुंच चुकी थी। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास 10 लाख पाउंड के लोन के लिए एप्लीकेशन डाली, लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती थी, उसको कंट्रोल करना चाहती थी, और ऐसा पहला प्रयास 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, और उसके पश्चात 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लागू किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर की मदद के लिए 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की स्थापना की गई, काउंसिल्स की स्थापना की गई। वो गवर्नर को परामर्श देते थे, और जो जितने भी डिसीजन होते थे वो मेंबर्स बहुमत के आधार के ऊपर होते थे। दूसरी चीज़ थी, बंगाल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर आज हम भारत में सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, उसकी पहली शुरुआत 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में स्थापना की गई, और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो एलिजिया इम्पे थे। जो बंगाल का गवर्नर था, उसके अधीन बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल गवर्नर के अधीन किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी नियुक्ति की गई, उनकी संख्या को 24 निर्धारित किया गया, और जो शेयर होल्डर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंशधारक थे, जिसके पास 1000 पाउंड के अंश थे, उसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से पहली बार 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, और पहली बार उसको नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1774 से 1785 तक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में शासन स्थापित किया गया, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी निकले, क्योंकि 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में न तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और उसकी कार्यकारिणी परिषद थे, उसके अधिकारों को निर्धारित किया गया, और न ही जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके क्षेत्राधिकार को निर्धारित किया गया। तो 1781 में फिर से दोबारा से एक एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जो बंगाल जो सुप्रीम कोर्ट था उसके क्षेत्राधिकार को निर्धारित किया गया। उसको आदेश दिया गया कि आप रेवेन्यू के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो भी कानून बना रहे हैं भारतीय रीति रिवाजों को उसमें ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया गया कि भारत में जो भी कार्य होंगे वो सभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निगरानी में होंगे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका चेयरमैन था, उसके अतिरिक्त चांसलर ऑफ एक्सचेकर जिसको हम अर्थ मंत्री बोलते हैं, इसके अलावा 4 प्रीवी काउंसिल होती है, जो सम्राट की प्रीवी काउंसिल होती है, उसके 4 नॉमिनेटेड सदस्य होते थे, क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इन 6 सदस्यों को मिलाकर एक कमीशंस की स्थापना की गई, ये सभी कमिश्नर्स कहलाते थे। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज़ लाई गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश का क्षेत्र माना जाएगा, और इसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनमें से 1/4 को हर साल बदलने की परवरिश की गई कि 1/4 मेंबर हर साल बदले जाएंगे, रिप्लेस होंगे, रिटायर होंगे।
और उसके स्थान पर नए डायरेक्टर्स होंगे। ज़रूर नहीं था कि वो री इलेक्ट होंगे। और जो एक मेंबर था उसको पावर दे दी गई। गवर्नर जनरल के जो 3 मेंबर्स थे, इसमें एक बात ये भी हुई, जो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग्स में 4 मेंबर होते थे, उसके को 4 से करके 3 कर दिया गया। उनकी संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो विशेष परिस्थितियों में काउंसिल्स के निर्णयों को रद्द कर सकता था और अपने निर्णय को लागू कर सकता था। इस तरीके से 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो आपस में द्वंद्व बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकारों में, उनको निर्धारित किया गया कि गवर्नर जनरल सर्वप्रमुख है, जो उसके मेंबर्स की वो आपस में एकता स्थापित करके अपने निर्णय पारित करवा लेते थे। अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया, भारतीय गवर्नर जनरल को, कि वो अपनी काउंसिल्स के निर्णय को पलट सकता था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। इसके बाद फिर और उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में एक धारा ये पारित की गई कि 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर मोनोपोली और शासन करने का अधिकार दिया जाता है, जिसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं, कि 20 साल के लिए एक अनुमति दी जाती थी कि व्यापार की और भारत में शासन प्रबंध की। इसके बाद हर 20 साल के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती थी, उसकी समीक्षा की जाती थी कि ब्रिटिश सरकार में क्या क्या परिवर्तन किए जाएं, उसका देखा जाता था कि शासन सही तरीके से चल रहा है। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसको हम 1793 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि वो 20 साल के लिए और भारत से व्यापार पर मोनोपोली स्थापित की गई। गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो उस अपने निर्णय को काउंसिल पे लागू करवा सकता है। इसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे, उनको भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसके साथ साथ जब भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बॉम्बे और इसमें मद्रास में होता था, तो वहाँ के गवर्नर्स के निर्णयों को पलट सकता था और उसको उसने अधिकार दिया गया कि जब भी बंगाल का गवर्नर बाहर जाता था तो बंगाल के अंदर एक प्रेसिडेंट्स की स्थापना कर सकता था। 1793 के एक्ट में एक और प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके सदस्यों की जो सैलरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष से दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में और 20 साल तक और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि वो भारत में शासन करे और व्यापार पर मोनोपोली स्थापित करे। अब जो अगला पड़ाव था वो था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट तक आते आते अगर हम देखें, यूरोप की परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति स्थापित हो चुकी थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हो चुका था और वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ें उठने लगी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से मोनोपोली समाप्त की जाए। तो इन्हीं परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से व्यापार से मोनोपोली समाप्त कर दी गई। उसको चाइना और चाय के ऊपर व्यापार के ऊपर मोनोपोली दी गई। इसके अलावा कंपनी को जो विभिन्न यूरोपियंस थे उनको अधिकार दिया गया भारत में धर्म प्रचार करने के लिए। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो आज्ञा प्राप्त करके भारत में आ सकते थे और बड़े आराम से भारत में धर्म परिवर्तन का कार्य कर सकते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज को 1813 के चार्टर एक्ट में भारत आने की परमिशन दी गई, जिसको धर्म प्रचार के लिए उनको अनुमति दी गई। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने माना कि हम भारत के शासक हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भारतीयों की शिक्षा के लिए कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। हालांकि 1833 तक
शिक्षा के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हो पाया, लेकिन पहली बार एक जवाबदेही तय की गई कि भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेवारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और जो सुप्रीम गवर्नमेंट को था अधिकार दिए गए कि वो अपने अधीन जो क्षेत्र आ रहे हैं उनसे वो टैक्स ले सकते हैं, और जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो अंशधारक थे, उनको 10.5% की दर से लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से 1813 का एक चार्टर एक्ट आया जिसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया गया कि वो भारत में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्य करेगी, व्यापार से उसके एकाधिकार को समाप्त किया, और 1833 तक ये शासन चलता रहा। 1833 के चार्टर एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में एक लॉ मेंबर को सम्मिलित किया गया, जो लॉर्ड मैकाले थे। उन लॉ मेंबर को सम्मिलित किया गया जिसकी मदद से भारत के अंदर न्यायिक कानून बनाए जा सकते थे। इसके अलावा 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार से चाइना, चाय और हर तरीके से व्यापार से मोनोपोली समाप्त कर दी गई, और उसको 20 साल के लिए भारत में शासन करने के अब केवल आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, किसी तरीके के व्यापार में भाग नहीं लेंगे। अधिकारियों को मनाही कर दी गई कि वो किसी भी तरीके से व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और न ही पर्सनल लेवल के ऊपर व्यापार में हिस्सेदारी करेंगे। तो इसमें फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर जो कंपनी को अधिकार दिया गया कि अब आगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार के ऊपर होगा कि वो कब तक अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अब किसी प्रकार का चार्टर पारित नहीं किया गया, बल्कि वो समाप्त कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, और जो एक लॉ मेंबर था, जो 1833 के चार्टर अधीन में एक लॉ मेंबर को जोड़ा गया था, उसको स्थायी रूप से गवर्नर जनरल की काउंसिल्स का मेंबर बना दिया गया। स्थायी रूप से वो गवर्नर जनरल की काउंसिल्स का मेंबर होगा, और पहली बार जो विभिन्न सेवाओं के लिए घोषणा की गई भी किसी भी भारतीय के साथ कास्ट भेद के आधार पर सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और पहली बार प्रशासनिक सेवाओं के लिए खुले रूप से भारतीयों को भी शामिल किया गया। और उसके अंत में आता है 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट से पहले भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसको आप जानते हैं, जिसको हम 1857 का विद्रोह बोलते हैं। 1857 का 1857 का रिवोल्ट भी बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कमियां थी वो खामियां उजागर हुई और एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इसके तहत अब सरकार ने पारित कर दी। 1857 का विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर जो भारतीय प्रशासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, पूर्ण रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल दोनों की समाप्ति कर दी गई। उसके स्थान पर इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की स्थापना की गई, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव मंत्री भी कहा जाता था, उसको एक कैबिनेट का दर्जा दिया गया। उसकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की स्थापना की गई, और जो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हो गया, तो इसलिए अब उसका नाम वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग
प्रथम वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल्स की स्थापना की गई, जो भारतीय मामलों की देखरेख करती थी, उसकी जांच पड़ताल करती थी। जितने भी मामले होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखता था, और गवर्नर जनरल को परमिशन आदेश दिया गया कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता से कार्य करेंगे। और इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के मेंबर्स, वायसराय में की जो काउंसिल्स के मेंबर हैं, उनकी मदद से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए, और भारत में एक कैबिनेट, धीरे धीरे एक कैबिनेट सिस्टम की व्यवस्था की गई। और 1757 तक जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। और अब इसके बाद जो चार्टर थे, गवर्नमेंट ऑफ चार्टर बोलते थे, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बाद 1961 का आया है, 1861 का अधिनियम था, 1892 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, 1935 का भारत का ये अधिनियम पारित हुए, जिसमें धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास हुआ। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो था 1757 से 1857 तक भारत में कैसे केंद्रीय में शासन ढांचे का विकास हुआ, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, धीरे धीरे उसमें क्या क्या चेंजेज आए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पिलर्स हैं, सिविल सर्विस है, जुडिशरी सिस्टम है, आर्मी है, पुलिस सिस्टम है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय था 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीकृत ढांचे में क्या परिवर्तन हुए, जो संवैधानिक विकास है वो धीरे धीरे कैसे स्थापित हुआ। आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर दूसरे पार्ट में देखेंगे कि जो तीसरी, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, सेंट्रल लेवल पर, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। आज का था लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाने का ढांचा था, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेवल पर क्या क्या परिवर्तन हुए। थैंक यू।